हम लोग पढ़ रहे थे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फुजला, तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आगे हम लोग निकल गए थे। सारा जो प्रोसेस है वो पढ़ लिया था। उस प्रोसेस में डंपिंग, बर्निंग, कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिलिंग, उसके बाद इंसिनरेशन, ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग आए थे कंपोस्टिंग पे। एक मिनट, कुछ लोग और अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। वेट अ मिनट, कुछ लोग और अभी ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में जो लोग ज्वाइन करेंगे वो अपना बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा, कि ऐसा नहीं जैसे मैं म्यूट नहीं कर पाऊँ, बीच में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं ना उसको, तो आप अपना कम से कम साउंड म्यूट कर लीजिएगा आप लोग खुद अपने हिसाब से। डंपिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, बर्निंग, कंट्रोल, फिटिंग ये आ गया था, और कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट, वेट कर लेते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में दो प्रोसेस है, दो मेथड्स हैं। उस मेथड में आपने देखा कि एक एनारोबिक मेथड था जिसको बैंगलोर मेथड बोलते हैं, हॉट फर्मेंटेशन मेथड भी प्रोसेस भी कहलाता है। ये दूसरा एनारोबिक मेथड है। उस मेथड को मैकेनिकल कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसमें मशीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अबू बकर, आवाज जा रही है ना साफ आपको? आप हाथ हैंड रेज करके बता दीजिएगा। ठीक, ओके। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो कंपोस्टिंग जो इन जनरल जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व, क्या प्रोसेस स्टेपिंग्स होती है वो पहले बता दूं मैं। इसमें जो रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल होता है जिसको स्लज करते हैं, इसका कंबाइंडली डिस्पोज ऑफ करते हैं कंपोस्टिंग में। नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक अंडर वर्टिकल बैक्टीरियल एक्शन। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि वो उसके एक्शन की वजह से वहां पे टेम्परेचर रेज हो जाता है और वो ह्यूमस बना देता है। एंड प्रोडक्ट जो आपका बनता है वो ह्यूमस बन जाता है, जो जिसको कंपोस्ट कहते हैं, खाद बोलते हैं। और ये फिर ये फर्टिलाइजर्स के तौर पे उन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा लोग जो थोड़ा सा किचन गार्डन होता है घरों में, थोड़ा सा आंगन में जो किचन कुछ फल वल जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि लिबरेट होता है CO2, वाटर रिलीज होता है और हीट जो है 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हीट आगे जाके, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया आपने, इसने जितने भी आपको पैथोजेंस होते हैं, लार्वा या उसके एग्स होते हैं फ्लाइज के, उसको मार देता है, वीड्स को मार देता है। जितने पैथोजेनिक जो आपके लिए हानिकारक होते हैं उन सबको ये मार देता है, जिसकी वजह से अब आपके पास जो है ना खालिस जो बचता है बाय प्रोडक्ट, जो मैन्योर के तौर पे ह्यूमस जिसको बोलते हैं, वो आप काम में ला सकते हैं। तो एंड प्रोडक्ट इसका कंपोस्ट बनता है, जो सॉइल बिल्डर होता है, मतलब खास के गांव में कहते हैं, और भी नेचुरल कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जो जमीन मर जाती है ना, आपको केमिकल खाद वगैरह इस्तेमाल होकर वहां पे इसको देते हैं ताकि फिर से उस जमीन को जिंदा किया जा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, इससे जो इन प्रोडक्ट होता है उसमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो है ना वो बहुत निकलता है, जो मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। यानी कि आपको जो नई फसल होती है इसको ग्रो करने में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की बहुत जरूरत होती है। आप लोग देखें गांव में जो खाद होता है उसमें नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स वगैरह भी लाते हैं, तो ये नेचुरल फॉर्म में इसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से जबरदस्त का फर्टिलाइजर हो जाता है। कंपोस्टिंग इन जनरल प्रोसेस में बता रहा था, उसमें एक बैंगलोर मेथड है, जो बैंगलोर मेथड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च के मामले में, इंडिया का टॉप का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ये डेवलप किया गया ये मेथड, और ये मेथड सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ये कि इंडिया के लेवल के हिसाब से बेहतरीन मेथड है, जो गांव लेवल शहर लेवल पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इस मेथड में अगेन क्या करते हैं हम, ट्रेंच यानी नाला जो है लंबा सा वो खोदते हैं, जिसकी जो डेप्थ होती है 3 फीट होती है, उसकी यानी चौड़ाई जो ब्रेड्थ होती है वो 5.8 फीट होती है, और उसकी जो लेंथ है
15 से 30 फीट होती है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बनाना है या फिर कितना रिफ्यूज आपका निकल रहा है उससे, उस पे डिपेंड करता है उतना लंबा आप खोदते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी ये 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 फीट से ज्यादा अगर ये हो गया आपका डेप्थ, तो ये क्या करेगा, जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है ना, वो स्लो कर देगा। इसलिए ये आपको 3 फीट से ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। इसका जो लोकेशन है कभी भी 800 मीटर यानी आधे मील से कम नहीं होना चाहिए। आपको सिटी से हमेशा आधा मील ज्यादा दूर होना चाहिए। जो रिफ्यूज, अब देखिए जब ये तैयार हो गई नाला, तो इसमें सबसे पहले हम रिफ्यूज जो वेस्ट होते हैं वो डालेंगे। नाइट सॉइल, वो जो जो टॉयलेट से हमारे निकलते हैं, दैट इज नाइट सॉइल, वो अलग होता है, रिफ्यूज अलग होता है। रिफ्यूज में अदर चीज जैसे किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आप जो भी सब्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज रिफ्यूज में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन नाइट सॉइल जो है वो एक्सक्लूसिवली आपके टॉयलेट से जो हम लोग फीसेस निकलते हैं वो वाला हिस्सा होता है। सबसे पहले हम जो बॉटम में रिफ्यूज की लेयर डालेंगे, वो 15 सेंटीमीटर की लेयर होगी। जब वो 15 सेंटीमीटर की लेयर हो जाएगी, उसके ऊपर नाइट सॉइल की लेयर डालेंगे 5 सेंटीमीटर की, और ये अल्टरनेटली आपको चलता रहेगा जब तक कि ये ऊंचा होकर जमीन से 30 सेंटीमीटर अबव ना हो जाए। लेकिन तब तक ये अल्टरनेट हम डालते रहेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो टॉप लेयर है उस पर रिफ्यूज की लेयर होनी चाहिए। मतलब जो नाइट सॉइल की लेयर नहीं होना चाहिए, जो 15 सेंटीमीटर वाली लेयर है रिफ्यूज की होनी चाहिए। लास्ट वाली जो रिफ्यूज लेयर होगी वो हम 15 सेंटीमीटर के आसपास कर देंगे, और ये टोटली आपको 25 सेंटीमीटर लास्ट लेयर होगी, या टोटल 30 सेंटीमीटर अबव होगी। इसका मतलब एक नाइट सॉइल की लेयर होगी अबव द सरफेस, आखिरी वाली, उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर आपकी लेयर होगी, वो होगी रिफ्यूज की। और ये जब पूरा हो जाए, इसको हीप को कवर कर देंगे हम लोग अर्थ से। लेकिन बैंगलोर में देखा गया है कि ये लोग पत्ता भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नारियल का पत्ता, खजूर का पत्ता, इस तरह की पत्ता की लेयर डाल देते हैं सबसे ऊपर में। 7 दिन में ये, जैसा कंपोस्ट का प्रोसेस हमने पढ़ा कि 7 डेज में ये कंपोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बैक्टीरियल जो उस पे एक्शन होगा उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है। फिर ये सारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पैरासाइट्स जितने भी होंगे जो हमारे लिए हानिकारक है, सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। 4 से 6 मंथ में अब ये कंप्लीट मैन्योर बनाता है, क्योंकि 7 डेज में तो वहां एक्शन हो गया, फिर इसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है। पूरा 4 से 6 मंथ में ये मैन्योर कंप्लीट हो जाएगा। वेल कंपोज इसको कहते हैं, अभी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इनोकुअस का मतलब होता है हानिकारक अब नहीं रहा आपके लिए, ये किसी तरह से ह्यूमन के लिए हानिकारक नहीं रहा। ओडरलेस यानी इसकी बदबू भी खत्म हो जाती है, और मैन्योर वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होता है। अब बैंगलोर में देखिएगा या पूरे कर्नाटका में, साउथ इंडिया में आप देखिएगा, इसकी जो है ना, ये आप एक जो मैं दिखा रहा हूँ, बाद में आएगा, अभी पहले 1 मिनट। तो वहां क्या करते हैं कि पूरा इसका स्लैब बिकता है, 1 बोरा 2 बोरा इस तरह करके लोग स्लैब काट के बेचते हैं। काफी ज्यादा इससे इकोनॉमिक कंडीशन भी है, ठीक है। तो कंप्लीट ये 4 से 6 मंथ में आपको ये मेथड हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बस अगर आपके पास खेत है तो वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट में, यानी सीवेज एंड जो आपको नाइट सॉइल है, दोनों को ट्रांसपोर्ट आप कैसे करके वहां ले जा पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। द एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी 1949 में जो फॉर्म हुई, उसके रिकमेंडेशन है, it did not recommend composting by municipalities with a population over 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा की अगर पॉपुलेशन है तो वो जो है ना म्युनिसिपलिटीज को नहीं कहते। वो कहते हैं कि इस ऐसे जगहों पे आप ट्रांसपोर्ट जो है ना अंडरग्राउंड नाले से करें। जैसे आप पटना में देख रहे होंगे, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो नाले के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओपन नहीं रखना है उसको। ये एक रिकमेंडेशन से कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी 1949, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि आदमी पानी डाल रहा है, तो ये कंप्लीट इसका बैंगलोर मेथड का आप देखिए कि तैयार है। ऊपर में देखिए घास जैसे पत्ते जैसे हैं इसके ऊपर, और जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉर्नर में आपको इमेज है वो लेयरिंग शो कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर की सबसे पहले आपकी सीवेज होगी, उसके ऊपर नाइट सॉइल 5 सेंटीमीटर, फिर सीवेज, फिर नाइट सॉइल। टॉप पे जो लेयर होगी 5 सेंटीमीटर नाइट सॉइल के बाद 25 सेंटीमीटर सीवेज की हो जाएगी। टोटल जो ऊपर की लेयर है वो जमीन से वो आपको ऊपर चली जाती 35 से 25 5 30 हाँ 30 सेंटीमीटर एबव चली जाती। तो ये पूरा जब आपको 4 से 6 महीना हो जाता है तो एक पैक्ड स्लैब के तौर पे ये तैयार हो जाता है। फिर इसको क्यूबिक वो क्या कहता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग बेचते हैं, और ये नेचुरल खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े लेवल पे एक हम लोग जा भी चुके हैं वहाँ पे, देख भी चुके हैं बैंगलोर में। तो इस तरह से देखिए बड़ा बड़ा जमीन पे कैसे लोग तैयार करते हैं। ये पूरी शीट्स आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से वो तैयार करते हैं, और एक स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग बेचते हैं इसको। कुछ लोग इस तरह से लोहे इसका सीमेंटेड आपको टब जैसा बना के स्लैब्स बनाते हैं, उसमें से निकाल के
यूज करते हैं इसको। दूसरा आता है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। मैकेनिकल कंपोस्टिंग जो कंपोस्ट जो है मास लेवल पे, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर होता है, इसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती है और इसमें ये एरोबिक कंडीशंस होते हैं। वो एनारोबिक कंडीशन था, जो कि हम ढक देते थे, एयर वहां नहीं पहुंचती है, लास्ट में भी ऊपर की लेयर को भी पहले वो क्या कहते हैं आपको, जो नारियल बहुत ज्यादा होता है उसके पत्ते डाल देते हैं, फिर जमीन से डाल के ढक देते हैं, मिट्टी डाल के। मैकेनिकल कंपोस्टिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है मामला, इसमें मशीन इन्वॉल्व होते हैं, इसको ग्राइंडिंग करते हैं, इसको मिक्स अप करते हैं, और इसके प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सैल्वेजेबल मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल जो आपको बैठ जाता हो, उसको निकाल देते हैं। रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, बोन्स किसी चीज का हुआ, जैसे कहीं से मटेरियल निकल रहा है सीवेज का, कि जहां लोग गोश्त खाते हैं तो उनके यहाँ से हड्डी भी निकलेगा, तो आपको चुन के उसको अलग कर देना है, बोन्स को अलग कर देना, मेटल या ग्लास, कोई भी ऐसी चीज जो आपको ग्राइंडिंग के प्रोसेस में टेंशन देता हो या फिर हिंडर करता हो, उसको हम निकाल देंगे। फिर इसको हम पल्वराइजेशन करते हैं, यानी घुमाते हैं, इसको घुमाने के बाद इसका जो है ना 2 इंच से छोटा साइज हो जाता है इसके मटेरियल का टोटा। ये साइज हो गया, उसके बाद इसको सीवेज को, सलज या नाइट्स, और इसको मिक्स अप करके मशीन में रोटेट करके फिर इंक्यूबेटेड यानी छोड़ देते हैं बहुत दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन इसका ये ध्यान रखते हैं कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन हो, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड पीएच एंड एरेशन मेंटेन हो। एरेशन मतलब क्यों कि ये एरोबिक प्रोसेस है, जब तक इसमें एयर नहीं होगा कंपोस्टिंग का प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा। तो इसके दौरान हम ध्यान रखते हैं कि जो मशीन में चीजों को छोड़ा, तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान ये मेंटेन हो। 1 मिनट मेंटेन हो, कार्बन नाइट्रेशन रेशियो हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, मॉइस्चर मेंटेन हो, पीएच इसका मेंटेन हो, और एरेशन मतलब हवा जाती रहे। ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट 4 से 6 वीक लेता है। टाइम उतना ही लेता है जितना बैंगलोर मेथड में आपने देखा था, लेकिन ये बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं और मशीन से इन्वॉल्व होती है। और दूसरे ये कि जो इसके जो प्रोसेस है एक साथ बहुत ज्यादा कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे इसके प्लांट अभी अपकमिंग में आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज में हम लोग बताएंगे कहाँ कहाँ ये ज्यादा अभी तक जो है वो अच्छे लेवल से हो रहा है, जैसे हॉलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इसराइल है। ये मेथड्स बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अपने यहाँ भी सरकार को इन सिटीज ने प्रोजेक्ट ये दिया है, ऑफर किया है कि हम अपने सिटीज में इसको प्लांट को डाल सकते हैं। अभी कुछ जगह लगभग कंप्लीट होने वाला है, नागपुर में खास के, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, पुणे, इलाहाबाद, हैदराबाद, लखनऊ एंड कानपुर, इन सिटी कम जो इसका मामला है, इन सिटीज में पूरा होने वाला है। पूरा एक प्रोसेस होता है, बड़ा प्लांट की तरफ डाला जाता है और बड़े लेवल पे, मतलब ये नंबर ऑफ क्यूबिक टन्स में जो आपके जो वेस्ट होते हैं उसको इसमें हम लोग तैयार करके मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज जो एक अगर समराइज कर सकते हैं तो जरूरी होती है कि सबसे पहले जो नॉन ग्राइंडिंग मटेरियल्स होते हैं, रैक्स हो या फिर वुड हो या फिर आपको आयरन प्रोडक्ट हो या फिर ग्लास हो, उसको अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, शेडिंग मतलब छोटा छोटा करते हैं, फिर इसको स्टेबलाइज करके फिर जाके ये मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको उसके लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे भी बहुत अच्छा होता है। और खास के जो नेचुरल आजकल खाद बन रहे हैं, अब देखेंगे मार्केट में ये अवेलेबल है, वो पैकिंग होकर कंप्लीट निकलता है इससे। रूरल इंडिया में मैन्योर पिट्स देखिए, गांव में आप देखिएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा जो आपको वेस्ट है उसको डिस्पोज का तरीका लोगों के पास नहीं होता, उतना अवेयरनेस भी नहीं होता, वो जहां तहां फेंक देते हैं, घर के आसपास फेंक देंगे, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है उसके ठीक साइड में फेंक देते हैं, खिड़की से बदबू आ रही है या फिर उस वो करके आप गुजर रहे हैं उधर से बदबू आ रही है। तो गांव में ये प्रोसेस नहीं होने की वजह से वहां पे न्यूजेंस एंड पोल्यूशन बहुत होता है। पानी मिक्सअप हो गया, वो तालाब होता है जिसमें मछली पाल रहे हैं आप, उसमें कचरा चला गया तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। या फिर आपके जो ट्यूबवेल्स है या फिर ये कुआं होता है उसमें पानी जा सकता है उसका, तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन दोनों हो सकता है। तो वहां क्या करते हैं, मैन्योर पिट्स बनाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं जो डेप्थ में नीचे होता है, और वो एक घर के लिए अपना अलग अलग बनाता है। ऐसा नहीं कि आपको कम्युनिटी बेसिस बना लिया, हर आदमी अपने हिसाब से इंडिविजुअल बनाता है। उसी में आपको गार्बेज है, कैटल डंग है, मतलब कि जानवरों का जो फीसेज है वो डाल दिया है, स्ट्रॉ जो आपने देखा होगा खर पतवार वो डाल दिया, लीव्स वगैरह जितनी चीजें सबको उसमें डाल के और ऊपर से उससे डंप कर देते हैं मट्टी के लेयर से। और जब एक भर जाएगा तब दूसरा पिट्स, मतलब दूसरा हम खोद के ही रखते हैं जल्दी से, एक भरेगा फिर दूसरे में डालना शुरू कर देंगे। ये भी टोटल आपको 5 से 6 मंथ लेता है और पूरा एक स्लॉट तैयार हो जाता है। फिर उसको निकाल के आप देखिएगा, गांव में कुछ लोग इसको करते भी हैं, इसको निकाल के किसान लोग एग्रीकल्चर के लिए, फिर आप एग्रीकल्चर के तौर पे जो जितने भी फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड उसमें बेस लाइन पे खाद के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 मंथ ये भी लेता है।
मैन्योर पिट के अलावा एक आता है वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में वर्म्स का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये आपके जो कचरा होता है, वेस्ट होता है घर से निकले हुए, खास के जो प्लांट वेस्ट कचरा होता है, इसको ये कंपोस्ट में तब्दील करता है वर्म्स। वर्मी कल्चर क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म। कहीं कहीं देखिएगा कि लोग इसको इकोनॉमिकली लेवल पे इसको तैयार करते हैं वर्म का, ताकि वो वर्म को बेचे, और वो किसान उसको वर्म को खरीद के लेके जाते हैं खेतों में, उस एरिया में स्प्रेड आउट कर देते हैं, खास के वेस्ट के ऊपर, ताकि वो वर्मी कल्चर यानी वेस्ट प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग, उस अर्थवर्म से आपको कचरे को कंपोस्ट में बदल देना। वर्म कास्टिंग, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द वर्मी कंपोस्टिंग। जो वर्म पहले कहीं जगह वर्म की खेती होती है, वो वर्म तैयार हो गया, उस वर्म से आपको कचरे को उसको ट्रांसमिट कर दिया किसमें, उसमें ह्यूमस में या फिर कंपोस्ट में, और उस कंपोस्ट का फिर हम इस्तेमाल करते हैं। ये तीन टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स इस्तेमाल होता है, ब्लू वर्म्स, अफ्रीकन नाइट वर्म्स, यूरोपियन नाइट क्रॉलर्स, या फिर आपको रेड विगलर्स, ये जो अपने यहाँ भी है, रेड अर्थवर्म्स, रेड और ब्लैक वाला अर्थवर्म्स अपने यहाँ इस्तेमाल होता है। कैनेडियन से इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत डीप चला जाता है जमीन के नीचे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स फाउंड इन द वर्ल्ड। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? सिंपली में अगर आप समझना चाहते हैं तो 4 लाइन लिखी हुई, वर्मी कंपोस्ट द एंड रिजल्ट ऑफ वर्म्स डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल टू प्रोड्यूस usable fertile source of worm casting that supply vital nutrients and beneficial microbes to soil and plants। वर्म के इस्तेमाल से जो आपको ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर्स को यानी वेस्ट जो होता है, आपको उस वेस्ट को कंपोस्ट में जो तब्दील कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। उसमें वर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसको वो हमारे, अगर और सिंपल में हम देखना चाहेंगे, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इन इंडिया द रेड वर्म इज बेसिकली इस्तेमाल होता है इसके लिए। एंड वर्मी कंपोस्ट, वो तो वर्मी कंपोस्टिंग था। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ द red worm is called vermicomposting, and the vermicompost is the nutrient rich organic fertilizers and soil conditioners। इसको सिर्फ खाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहते हैं कि जो मर गई है जमीन, जहाँ पे उपजाऊ कम होने लगा है, उस जगह पे आप डाल देते हैं तो उसको फिर से रीगेन करता है, उस पूरे मिट्टी को ये तैयार कर देता है, अच्छी फर्टिलाइज जो भी आप लगा रहे हैं खेतों में, उसको अच्छी फसल हो, उसका उपजाऊ ज्यादा दर बढ़ा देता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अर्थवर्म को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको मिक्सअप करते हैं, कंजप्शन ऑफ वर्म वर्मी बेड, यानी कि वो तैयार करते हैं, जिसमें आपको पहले कचरा डाला, कचरे पे आपने वर्म्स डाल दिया और एक पूरी लेयर्ड बना के, उसके बाद इसको जब ये तैयार हो जाता है, फिर आप छलनी से बड़ी मैसेज को सेपरेट करते हैं कि आप वो जो वर्म जो है उसको अलग कर लिया, और सिर्फ जितने भी आपके कंपोस्ट अलग कर लिया, उसको पैकेज करके कमर्शियल लेवल पे भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर वो अच्छे से मार्केट में अवेलेबल है। आपको भी मार्केट में जहाँ खाद होता है वहां जाके पूछिएगा कि हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए, नेचुरल वो खाद चाहिए, तो बता देगा आपको कि ये ऑर्गेनिक बना तैयार किया हुआ है। उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए, फिर खेतों में डालिए, गार्डन जो किचन गार्डन से वहां कर सकते हैं, जो बड़ी खेती है उसमें भी आप, बड़े खेतों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं कि एक डाटा है, ग्लोबल वर्मिकोस्ट मार्केट साइज इसने निकाला है 2017-2025 में, तो आप देख लीजिए इसका कि ये मार्केटिंग बहुत बड़ा लेवल, कमर्शियल लेवल पे जाने वाला है। मतलब खास के इस दौर में जब खाद का प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप अगर गांव से रिलेटेड कोई लोग होंगे तो देखे होंगे कि पिछले 10 साल में खाद या फिर जो कंपोस्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो जो केमिकल बेस्ड है, उसका कितना कॉस्ट बढ़ गया है। और दूसरे एक वेस्ट जो हमारे लिए महामारी के तौर पे हो रहा है, कितनी दिक्कत पैदा कर रहा है गांव में, शहर में, उसका इस्तेमाल अगर खाद के तौर पे हो, सिर्फ प्रोसेस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कितना हमारे लिए मतलब फायदेमंद हो सकता है। तो एक बढ़िया मार्केट है इसको लेके। ज्यादातर कंट्रीज में जहाँ पे लैंड कम है, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड, आप जापान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इंडिया से बहुत कम है। तो इन कंट्रीज में वो लोग क्या करते हैं कि उपजाऊ दर बढ़ाने के लिए, एक तो जमीन कम है तो लेयर बाय लेयर खेती करते हैं, छतों पे उपजा लेते हैं जापानीज लोग। वहां पे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स भी अलग है। जो खाद है, ये लोग नेचुरल वाले खाद ज्यादा इस लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा जमीन को सेव किया जा सके और उपजाऊ दर भी बढ़ाया जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक एजुकेशन। वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हम एजुकेटेड हों, या अगर ना हो तो हमको एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक को एजुकेट इसलिए करना है कि एटलीस्ट जो वेस्ट का प्रोडक्शन होता है वो हर घर में होता है। वो प्रोडक्शन तो कहीं फील्ड में होता नहीं है, प्रोडक्शन हमेशा घर में होता है या जहाँ पे आदमी रह रहे होते हैं।
या फिर फैक्ट्रीज में, या फिर जो भी उसके प्रोडक्शन यूनिट हमेशा इंसान से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो उनको बहुत जरूरी है दो चीज के लिए, कि स्टोर कैसे करना है, और मिनी ट्रांसपोर्ट, यानी जहां से पब्लिक सरकार उठा के ले जाती है वहां तक इसको मैनेज करना है, अलग अलग करके स्टोर करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीजों को मिक्सअप कर दिया। इसलिए उनको एजुकेट करने की बहुत जरूरी है। सबसे पहले पम्फलेट्स तौर पे चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे छोटे आप देखते होंगे कि कोई भी खास कर नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकलते होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के और डिफरेंट शॉप्स जो नहीं ओपन होती, उनकी पम्फलेट्स तौर पे वो जानकारी देते हैं। न्यूज़पेपर्स में हम इसकी ऐड डाल सकते हैं कि कैसे आपको वेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे वेस्ट को रखना है सही से, कैसे उसको गाड़ी जो गवर्नमेंट की आ रही है उसी में डालना है, आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, खिड़की से नहीं फेंकना है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, जो डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स या दूसरे जो वे हैं उससे हम कर सकते हैं। आप देखेंगे स्टेशन पे बड़ी बड़ी स्क्रीन सिटीज में लगी होती है, वहां पे आप पब्लिक जहाँ प्लेस है वहां पे आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं इसको। फिल्म्स इसके ऊपर बनाई जा सकती है, जैसे अभी आपने देखा होगा आमिर खान का एक प्रोग्राम आया था जिसमें जबरदस्त वो वाला एपिसोड आप लोग जाके देखिएगा, जिसमें उन्होंने रिफ्यूज मैनेजमेंट यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरा एक एपिसोड ही था, किस तरह से इससे हम कमा सकते हैं। वो शायद नाम मैं बोल रहा हूँ, प्रोग्राम का नाम आप लोगों को याद होगा, देख लीजिएगा। इसी तरह से नुक्कड़ नाटक एंड प्ले जो होता है वो डिफरेंट, जैसे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट होते हैं आर्ट फैकल्टीज वाले, या फिर वो फाइन आर्ट्स वाले, सॉरी जो डिपार्टमेंट होता है जो ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्ले करते हैं। तो वो लोग, या सोशल साइंस वाले कुछ लोग करते हैं, मास पब्लिकेशन वाले वो सब, तो वो इस तरह से प्ले कर सकते हैं अलग जगह जहाँ पे गैदर होती है वो भीड़। सेलिब्रिटीज से अपील करवा सकते हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या कोई हेल्थ बड़ा डॉक्टर हो सकता है, या फिल्म लेवल पे, या स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो सकता है, तो उन लोगों से इसको अपील करवा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक प्रोग्राम आ रहा है स्वच्छ इंडिया करके, इस पे एनडीटीवी पे, तो उस पे हर संडे को कोई ना कोई अलग सेलिब्रिटीज वो लोग मंगाते हैं, ताकि वो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट पे भी उनका प्रोग्राम है, किस तरह से नदियों को बचा सकते हैं, या समुद्र के किनारे वेस्ट कैसे इकट्ठा करें, तो उससे अपील करवा सकते हैं। और आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है। हर कोई, हम भी अभी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, हर कोई आप उसका अकाउंट सोशल मीडिया में किसी न किसी मीन्स पे है। उन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको इस चीजों को पब्लिक अवेयरनेस की डालनी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, वो है स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ मतलब एक कानून बनना चाहिए, और उस कानून को पालन होना चाहिए। पालन कौन करवाता है? पुलिस करवाती है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जैसे आपने अभी देखा कि लॉकडाउन हो गया तो बहुत लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जबरदस्ती करना शुरू किया, लोगों को पनिश करना शुरू किया पब्लिक में, तो फिर हम लोगों ने लॉ मानना शुरू कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि लॉ बने, लॉ है कुछ बने में बहुत सारे, कुछ और स्ट्रिक्ट लॉ बने, और उस लॉ का इन्फॉर्मेशन सही से हो, मतलब कि वो सही से पालन हो, तो लोग फिर उसको मानने लगते हैं। जैसे अपने खिड़कियों से बाहर फेंक देना, रोड पे फेंक देना, ओपन में फेंक देना। सरकार का एक की तरफ से एक पिट रखा हुआ है, बहुत बढ़िया गैल्वनाइज्ड और ढक्कन के साथ भी, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते, 10 मीटर चलने में दिक्कत होती है, तो उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन हो, सुबह सुबह उसकी मॉनिटरिंग हो, तो अपने डर से लोग वहां फेंकेंगे। उससे बड़ी चीज क्या है कि ये सिलेबस में होना चाहिए। आपको पता है कि जापान वगैरह में फर्स्ट ईयर से सिलेबस पब्लिक प्लेस को, और जो पब्लिक के लिए जो जैसे ट्रैफिक के लॉज हुए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, या फिर रेलवेज हुआ, या फिर कचरा का वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, ये सब फर्स्ट ईयर से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां अगर रैपर्स किट से बाहर फेंक दिया, 1 किलोमीटर जाने के बाद उसको याद आया तो रिटर्न आके फिर से वो डालेगा आपको पिट में, वो उसमें जो भी आपको लिटर बीन है, तब जाके वो रिटर्न जाएगा। इस तरह से अवेयरनेस है, सिलेबस में डाल दिया तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है इसको फॉलो करना। इसलिए इन सिटीज में बहुत ज्यादा आपको वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि वो रूटीन बना हुआ है लोगों को। उसके अलावा भी कुछ लोग जो छूट जाते हैं, जैसे वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में, या हॉस्टल्स में, या फिर कहीं पे समर वेकेशन हुआ, या फिर जहां भी गैदरिंग्स है, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, या फिर उनको थोड़ा सा वर्कशॉप कर दिया, उस पर उनको बता दिया कि आप लोग जैसे कहीं फैक्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, वहां पे महीने में एक बार, या 6 महीने में 3 महीने पे एक बार प्रोग्राम हो जाए कि हाउ टू मैनेज द वेस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन तो हर जगह हो रहा है। दूसरे इकोनॉमिक एंड फाइनेंस होते, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके वेस्ट मैनेजमेंट, चूंकि एक घर का मामला नहीं है, पूरे सिटी का मामला है, पूरे शहर का मामला है, पूरे स्टेट का मामला है, और कंट्री का मामला है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है ये वेस्ट का, जो सेग्रीगेशन सही से नहीं हो पाता, या स्टोरेज सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर इसका सही से इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। ये इफिशिएंट होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ये अपने आगे देखेंगे, या फिर जब जैसे जैसे बीमारियां हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आपको किस तरह से आपको बीमारियों को फैलाने में इसका रोल होता है। जो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है उसमें वेस्ट
का कितना ज्यादा रोल होता है। तो इसलिए इसका जो वेस्ट का डिस्पोजल एफिशिएंट यानी अच्छे से होना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में हाइजीनिक होना चाहिए, जिसकी वजह से आवाज जा रही है ना अबू बकर? यस। तो हाइजीनिक वे में इस तरह से, ऐसा नहीं कि आधा उठाया आधा छोड़ दिया, या फिर आप रोड पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो गिरता हुआ जा रहा है। इसलिए मैंने अभी बताया था कि अभी डस्टलेस जो है ना, वो डस्टलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जिसमें गाड़ी आई खुद उठा के रख लिया पूरा का पूरा, और पूरा क्लोज्ड वे में जाता है। पहले ट्रैक्टर में आपने पटना में देखा होगा, ट्रैक्टर पे ये चलता था। तो खैर ये प्रोसेस भी अब अच्छे लेवल पे अपग्रेड हो रहा है। इकोनॉमिक मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना हो, चूंकि दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप वो इतना सारा पैसा उस पर खर्च करें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या है उस सिटी का या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का, या फिर उस जो भी सेटिंग इसको डील कर रहा है, इस पे बहुत मैटर करता है कि वो सिस्टम जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, वो कितना कॉस्टली है। पहले ट्रैक्टर से ढोया जाता था, आप उस ट्रैक्टर्स को देखिएगा दिन भर चलती रहती थी, उसका फ्यूल जो है बंद ही नहीं था, चूंकि उसको एक बार स्टार्ट करते थे सुबह सुबह धक्का दे करके, और फिर लास्ट में ही बंद करते थे। अब जो गाड़ी आई है, बहुत ऑटोमेटिक गाड़ी आई है, वो जैसे हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रही है उसको। दूसरे, आपको एंड प्रोडक्ट के लिए कौन सा, या तो नेचुरल कंपोस्टिंग का प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप मैकेनिकल यूज कर रहे हैं। इससे भी डिपेंड करते हैं कि मशीन्स कॉस्टली आती हैं, इससे कॉस्ट आपका बढ़ता घटता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कल्चर कैसा हो। जैसे बिहार में बहुत देर से ये कल्चर आया है कि वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत कम है, जो लोग इससे जुड़े हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं। समाज में भी लोग सोचते हैं कचरा डेली आपके घर के आगे फेंका जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। अब कुछ रिलीजन बेस्ड भी होता है, धार्मिक तौर पे भी लोग देखा जाता है, भारत में देखा गया है कि वो कचड़ों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। अपनी कम्युनिटी को ज्यादा ही इस मामले में वो है, आई मीन के उसका जो अवेयरनेस है बहुत कम है। वो कचरा आसपास मुस्लिम एरियाज में दिखेगा आपको, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, या फिर पानी लग जाएगा इसलिए कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सारा कारोबार हम लोग रोड पे स्टार्ट कर देते हैं। तो रिलीजियन वाइज भी सारी चीजें हैं। दूसरे, ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट का, उस सिटी का, उस कंट्री का बजट कितना है। उस बजट के हिसाब से वो लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में या फिर जो डिपार्टमेंट इसको डील करता है उसमें कितना बजट दे सकते हैं। दूसरे, उस शहर का, उस वहां के लोगों का, उस कॉम का जहां भी ये कचरा प्रोड्यूस हो रहा है उसका एजुकेशन लेवल क्या है। एजुकेशन लेवल अगर अच्छा नहीं है तो उनको कोई मैटर नहीं करता है कचरा बढ़ रहा नहीं, ओके, डेली यूज से गुजरेंगे वो और पूरा ढेर लगा कचरा का कोई मतलब नहीं। अगर वो पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको मुद्दा बनाएंगे कि हमारे यहाँ ये वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, अगर आप इसको मैनेज करते हैं तभी हम आपको वोट देंगे। अगर एजुकेशन है भी तो हेल्थ एजुकेशन कितना है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस कचड़े के गलत मैनेजमेंट की वजह से, जमा होने की वजह से, जहां तहां होने की वजह से कितना ज्यादा न्यूजेंस एंड बीमारियां फैल रही हैं। तो ये भी बहुत जरूरत है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कॉस्ट, बजट एंड मैनेजमेंट आपके सिटी में कितना है और किस तरह का है। आप जब हाईली इंडस्ट्रियलाइज सिटीज में जाइएगा या कंट्रीज में जाइएगा तो वो अपने बजट का 20% इस पे इस्तेमाल करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, इस पे कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे करते हैं। कितना ज्यादा, अपने यहाँ मुझे लगता है कि 1% भी हम लोग इस पे मैनेज नहीं करते हैं इंडिया में। हेल्थ बजट ही खुद आपका 6% से ज्यादा नहीं है, तो टोटल आपका वेस्ट मैनेजमेंट 1% भी नहीं होगा। इस वजह से अपने यहाँ दिल्ली जैसी सिटीज में आप देखिएगा पूरा का पूरा ढेर 60-60 मीटर ऊंचा ढेर बन गया कचरा मैनेजमेंट का। जबकि अगर उसको सही से मैनेज करते हैं तो उससे आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपोस्ट तो बन ही रहा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस में एक इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एंड पब्लिक एसोसिएशन है, ISWA 1970 का। ये सारी कंट्रीज को जो भी कोशिश करती है या फिर चाहती है कि हम मैनेजमेंट अच्छे से कर दें, वॉलंटरली जो कंट्री चाहती है उसको ये असिस्ट करता है। बहुत ही इवॉल्व ये ऑर्गेनाइजेशन 1970 से। और एक WHO इंटरनेशनल रेफरेंस सेंटर है जो स्विट्जरलैंड में बना था। ये इसका काम भी बहुत आज के दौर में बहुत ज्यादा, जितने रिसर्च हो रहे हैं ना कचरा मैनेजमेंट में, नई नई चीजें रिसर्च के बाद होती है, उसमें इसका काम होता है टू कलेक्ट, इवेलुएट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस एंड टू फॉस्टर रिसर्च। यानी वो इंफॉर्मेशन अगर किसी कंट्रीज में अच्छे से हो रहा है तो उसको लेके पूरी दुनिया में जनरलाइज करने का काम करती है। लोगों को इस लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूट होती है वहां पे प्रोजेक्ट देकर रिसर्च करवाती है और फाइनेंस करती है इस मामले में WHO। और दुनिया में सारी कंट्रीज जो इससे जूझ रही होती है उसको वॉलंटरी या इनवॉलंटरी उसको इस पे सपोर्ट करती है। एक फाइनल टेक के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यही बात होती है कि जो आपने खाने पीने की चीजें इस्तेमाल की, उसका जो वेस्ट बचा, उस वेस्ट को
वेस्ट मत समझिए, वो रिसाइकिल होकर आपके फिर खाने में आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि उसकी मिक्सिंग का और उसके स्टोरेज का ध्यान देना। जितना गंदा उसको कीजिएगा उतना ही गंदा आपको रिटर्न आना है। उसको एक सही जगह पर कलेक्ट करके फिर एक प्रोसेस के थ्रू, वेदर इट इज द बैंगलोर प्रोसेस हो जो आपने देखा अभी, या वेदर इज कंपोस्टिंग प्रोसेस हो, या नेचुरल मैन्योर पिट्स में यूज कर रहे हो आप, या जनरल कंपोस्टिंग ओपन फील्ड में हो रहा है जिसमें हमने ट्रेंच मेथड देखा और दूसरे मेथड देखा, एरिया मेथड देखा। सारे मेथड से ये तैयार होकर फिर आपको घूम के कहाँ आ रहा है, आपके खेतों में, और फिर आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन उससे घूम के फिर आपके प्लेट्स में आ जा रहा है। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। इसको जितना अच्छा से आप कर सकते हैं, जितने बढ़िया लेवल से अगर ह्यूमनिटी और ह्यूमन इसको, इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है या फिर इसके प्रोसेसिंग में अपने आप को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपके प्लेट्स में भी वही चीज पड़ेगी। आपने देखा कि ज्यादा जो आपको केमिकल वेस्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं सारे फर्टिलाइजर्स, उसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोडक्शन ऑफ फूड पे, और उस फूड प्रोडक्शन की वजह से हमारे हेल्थ पे कैंसर्स के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेन की बीमारियां और डिफरेंट सिस्टम की बीमारियां बढ़ने की वजह ये है कि मोस्टली हम लोग लेबोरेटरी बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं या लेबोरेटरी बेस्ड खाद है उस पे का इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज करें वो फर्टिलाइजर नेचुरल हो, जैसे डिकम्पोज ह्यूमस तैयार होता है इस लेवल पे हो। और इसको अच्छा होने की जरूरत यह है कि जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो उसका स्टोरेज हम लोग घर के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो वहां ये कर सकते हैं, जो इसका स्टोरेज हो वो अच्छे से हो। उसको जैसे कचड़े के डब्बे से अगर बाहर निकल रहा हो तो बाहर फिर पॉलिथीन में कर करके हम सेपरेट करके रखते हैं। नहीं तो क्या करता है कि डब्बा भर गया तो हमने पूरे डब्बे के ऊपर से वो ऐसे निकला जैसे दूध उबल रहा हो, तो उससे फिर न्यूजेंस फैलता है। जीटीसीएच के हॉस्टल में आपने देखा होगा, आप थोड़ा सही हो गया है कि वहां पे जहाँ पे हम हाथ धुलते हैं, जहाँ पे खाते हैं, वहीं पे स्टोरेज, वेस्ट स्टोरेज भी है। तो उससे क्या होता है कि आपके प्लेट से और उस मक्खी से की जो दूरी, जो डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, दोस्त से दाएं तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं, एक मक्खी आगे बैठ के चली भी गई आपके प्लेट्स पे। तो कहीं भी रह रहे हो, हॉस्टल में हो खास के, वो तो और जरूरी है, वहाँ पे पब्लिक प्लेस हो गया, ज्यादा गैदरिंग होती है। यू हैव टू रिमाइंड दैट, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि आप उसका मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द स्टोरेज, सेग्रीगेशन, सेपरेशन और ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, तो अगर कहीं आप इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं या आपकी ड्यूटी लगती है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर कभी रिसर्च का मामला हो आगे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में आपके कभी रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप इस लेवल पे भी इसको प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकते हैं कि इसमें किस तरह से हम बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग दूसरे 2 और चैप्टर्स बच जाते हैं जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट आता है और एक और आता है, तो उसको हम लेंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इसके अलावा जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये आज तो हमारा था ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, ठीक है। इसके बाद हम अभी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट तो बाकी है कि हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा जो है ना, वो घर से निकलने वाले कचरों से डिफरेंट होता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास एक और थोड़ा सा बच जाता है, उससे पहले एक और है जो मैं भूल रहा हूँ अभी आपको, वो बताएंगे, अब फिर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। आज जो पढ़ाया और पिछला जो पढ़ाया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये बैंगलोर मेथड में जो आप लेयरिंग बताएं करने के लिए, वो थोड़ा फिर से बता दीजिए ना, लास्ट लेयर में। देखिए बैंगलोर मेथड जो लेयरिंग है, उस लेयरिंग में सबसे पहले क्या करना है कि एक आपको ट्रेंच बनाना है। उसकी साइज तो आपने देख ही लिया, वो कोई मैटर नहीं करता है, आप जानते हैं उसको। उसके अलावा सबसे पहले आपको रिफ्यूज की लेयर डालनी है, ठीक है। रिफ्यूज की लेयर डाली है, रिफ्यूज वो जिसमें सीवेज होता है, सीवेज वो कचरा घर से निकलने वाला जिसमें आपको आपके फीसेस ना हो, फीसेस के अलावा जो कचरा होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किचन से निकलने वाला है, वो सारा कचरा का 5 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की लेयर होगी आपकी सीवेज की, रिफ्यूज की लेयर। उसके बाद फिर जो आपके टॉयलेट से निकलने वाला कचरा होता है, नाइट सॉइल जिसको बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, उसका 5 सेंटीमीटर का लेयर हो। ये अल्टरनेट चलता रहेगा तब तक जब तक ये ग्राउंड से, यानी आप जो एक खड्डा आपने जो नाला खोदा है उसके ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर एबव तक ना आ जाए।
और ऊपर की लेयर का ध्यान रखना है आपको कि ऊपर की लेयर में रिफ्यूज और नाइट सॉइल ना हो, और जो रिफ्यूज की जो लास्ट लेयर होगी वो 25 सेंटीमीटर की होगी। उसके ऊपर फिर जाके आप पहले बैंगलोर में क्या करते हैं, वो यहाँ पे किताब में मेंशन नहीं है आपको, बैंगलोर में सबसे पहले वो क्या करते हैं कि पत्तियां डालते हैं, ठीक है, पत्ती डालते हैं, खास के नारियल वगैरह की पत्ती डाल दिया, फिर उसमें मट्टी डाल दिया, मट्टी की लेयर डाल के अब उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि एनारोबिक मेथड है तो इसको क्लोज कर देना है, कंप्लीट क्लोज कर दिया और इसको फिर छोड़ दिया। ये कंप्लीट आपको फिर 4 से 6 महीने में ये आपको कंपोस्ट यानी मैन्योर तैयार कर देता है। 7 डेज से ही इसका सब आ रहा तस्वीर, लेकिन तुम्हारा तस्वीर जैसे आपने सब आ इसको रहा, क्लोज नाम नहीं आ किया, रहा। जैसे ही आपने क्लोज कर दिया, पीछे से कोई नहीं बोलेंगे, जब सवाल हो रहा है तो बाद में आप सवाल कर लीजिएगा। जैसे ही आपने इसको क्लोज कर दिया, ये 7 डेज में इसका कंपोस्टिंग पूरा हो जाता है, जो बैक्टीरियल एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। वो आपने पीछे पढ़ा कि किस तरह से वो टेम्परेचर राइज कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी पैथोजेंस हैं या फिर आपको वीड्स है या पैरासाइट्स है वो सब के सब मर जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछेंगे? हमारे पास 2 मिनट है, और भी कोई आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। शहबाज, कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में इसका मतलब नहीं आया जैसा लगता है मुझे कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सही से बता नहीं पाया आप लोगों को। वीडियो ऑन क्यों नहीं है बहुत लोगों का? उसको मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा वीडियो अगर ऑन नहीं रहेगा नेक्स्ट क्लास से। तो इसलिए कि वीडियो अगर आपका ऑन नहीं तो ये मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपने वो क्लास ज्वाइन करके आप कहीं घूम रहे हैं। देखिए अब जाके ऑन हो गया बहुत सारे लोगों का। बताएं आप लोग, एक और कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट पूछ सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका नाम नहीं डल पा रहा है सर। कहाँ नहीं डल पा रहा नाम? देखिए एक शमशाद आलम जो है वो भी क्लास में शुरू से अटेंड है, लेकिन उसका नाम डल नहीं पा रहा। बहुत कोशिश किया लेकिन नाम आ नहीं पा रहा। हाँ सुन लीजिए, जब आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे ना, तो ज्वाइन करते वक्त ना वो अपना नाम रोल नंबर लिख दीजिएगा वहीं पे, तब हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो